Assalamu alaikum guys. So today we will start from question number 72. Okay, which of the following necrosis occur in heart? उन्होंने बता दिया है कि आपसे हार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, तो जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड ऑर्गन्स में होता है। लिक्विफिटिव जो है उसमें ब्रेन में होता है और केजेस टीबी में होता है। फैट नेक्रोसिस आपको पता है पेनक्रियास में होता है, ये ब्रेस्ट में होता है। तो अगर इधर हार्ट की बजाय ब्रेन दिया होता तो हम लिक्विडेटिव इसको करते, और अगर यहाँ पे बताया होता टीबी का कुछ बताया होता तो फिर हम केजेस करते। ओके, फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कोएंजाइम ए के लिए कौन सा वाला जो है वो फैक्टर चाहिए होता है, तो हमें विटामिन B5 चाहिए होती है कोएंजाइम ए के लिए, जो कि अवेलेबल होती हैं मीट में और वेजिटेबल्स में। ठीक है, फीमेल ब्रेस्ट फीड्स हर चाइल्ड व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, अब इसमें पूछेंगे फीमेल है उसको ब्रेस्ट फीड कर दिया तो क्या होगा। तो इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है फेलियर टू प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स टू मैच्योर, डिक्रीज प्रोलैक्टिन, इंक्रीज डोपामीन, इंक्रीज प्राइमोर्डियल सेल मैच्योरेशन। ये तो आपको पता ही होगा कि जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे। ठीक है, और एमेनोरिया भी होता है, एन ओव्यूलेशन भी नहीं होती और एनमेनोरिया होता है। ठीक है, पीरियड्स भी नहीं होते और इस तरह से फॉलिकल्स भी मैच्योर नहीं हो रहे होते। ठीक है, और इसमें देखें डिक्रीज प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है, डिक्रीज तो नहीं होता, इंक्रीज प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, और जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो डोपामिन डिक्रीज होगा, इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, सारी ऑप्शन हमने कर ली। विच वॉल्यूम प्रिवेंट द लंग प्रोलैप्स। अच्छा, अब उन्होंने बता दिया है कि लंग प्रोलैप्स को कौन सी चीज़ रोक रही है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो वॉल्यूम है हमारे लंग्स में रहता है वो कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, जो हमारे लंग्स को इन्फ्लेटेड रखेगा। अगर सारा वॉल्यूम निकल जाए एयर का तो पीछे लंग्स जो हैं वो डिफ्लेट हो जाएं और उनमें कोई एयर ना रहे, और हमने तो हर टाइम उसको इन्फ्लेटेड रखना है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बावजूद रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है लंग्स में, जो उसको कोलैप्स होने से रोकता है। द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हेप्लॉइड DNA इज रिलेटेड टू। अब ये आपको सारा ना जो ओवोगोनिया का जो मैच्योरेशन है और उसका पूरा साइकिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी ओवोसाइट होगा उसका 2n होता है, सेकेंडरी ओवोसाइट होता है उसका भी 2n होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसका भी 2n होता है और स्पर्मेटिड्स का n होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इन दोनों में माइटोसिस हो रही है, इसमें भी माइटोसिस हो रही है और इसमें भी माइटोसिस हो रही है, और उसके बाद जो है वो स्पर्मेटिड्स जो हैं उनमें मियोसिस हो रही है, जिसकी वजह से उसका नंबर हेप्लॉइड नंबर हो गया। ठीक है, सिंसिटू ट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म और कैपिलरी। अच्छा, ये डायग्राम मैं आपको शेयर करूंगी जिसमें उन्होंने बताया होगा कि इनको क्या कहते हैं, ये तो, और इसको ये टर्शियरी विलाई कहते हैं। अब ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लें कि प्राइमरी है तो उसमें एक होगा, ठीक है, उसमें एक होगा, सेकेंडरी उसमें 2 होंगे और टर्शियरी में 3 होंगे। ठीक है, टर्शियरी में सिंसिटियो, मीजो, कैपिलरी तीनों आ जाएंगे, और उसके बाद जो सेकेंडरी है उसमें क्रिप्टो, सिंसिटियो और मेसोडर्म होगा, और जो प्राइमरी है उसमें सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट सिर्फ ओनली ये होगा। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट तो सब में ही है। ठीक है, उसको आप निकाल दें, जो वो तो आपने रखना ही है। बाकी चीज़ें जो हैं जिनमें आपको मैं बता रही हूँ 1, 2 एंड 3। ओके, आर्टरी पल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड इंफ्राहॉइड। इसमें आपको एनाटमी है वो इसमें यही याद करना है कि हॉइड के दरमियान में और ट्रेकिया के दरमियान में जो आर्टरी जा रही है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। इस तरह की इसकी कोई एनाटमी है कि ये हायोइड है, उसके नीचे वाले जो मसल्स हैं उसके दरमियान में और ट्रेकिया के दरमियान में ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जा रही है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, अब आप देखिए उसमें बोला हुआ है कि उसका सेल का साइज़ भी ठीक है, उसका कलर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, अनीमिया हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है कि गैस्ट्रेक्टमी जो हो जाती, जब गैस्ट्रेक्टमी हो जाती है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल आइलियम की रिसेक्शन हो जाएगी तो विटामिन B12 नहीं होगी तो उसमें फिर मैगेलोब्लास्टिक हो गया। प्रेग्नेंट लेडी विटामिन मल्टीविटामिन नहीं ले रही तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो वो माइक्रोसिटिक हो गया। और एक्यूट ब्लड लॉस, अच्छा, इसमें क्रॉनिक और एक्यूट ब्लड लॉस में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक्यूट जब होगा, जब रिसेंटली ब्लड लॉस हुआ होगा तो उसके सेल लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्लड सेल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रेमिक लेंगे। अगर बहुत अरसे से क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे हेमोराइड्स के पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है, तो उनमें फिर माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाएगा। ठीक है,
इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि सबसे लीस्ट अफेक्टेड कौन होता है हीमरेज में और ब्लड लॉस में, तो आरबीसी सबसे एंड में आपको शो करेंगे, ठीक है। फिर मतलब क्रॉनिक होगा तो फिर उसके बाद इन पे फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 19 ईयर ओल्ड है, उसके पास बर्थ उसके 35 वीक्स हो गए हैं, बच्चा जो है हाइड्रोपिक है, फेरिफ्रल स्मीयर शोज द न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, रिथ्रोसाइड्स मार्क, अच्छा अब देखें ये पिकुलोसाइड्स, एन्यूस्टाइड, एप्लिसॉइड्स, साइटोसिस, ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं कि सेल्स की शक्ल चेंज होने लग गई है, ठीक है, टूटने लग गए हैं, डैमेज होने लग गए हैं, वीक सेल्स हैं, और ठीक है आप इसमें सारा कुछ सोच सकते हैं, ये सारे आप सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब में हेमोलिटिक एनीमिया होता है। तो आपको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेगा, ये हाइड्रोपिक अल्फा थैलेसीमिया का बच्चा हाइड्रोपिक होता है, ठीक है। तो इसमें आपने नोट करना है हाइड्रोपिक का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारी पिक्चर आपको पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया में ऐसी पिक्चर होती है, लेकिन कुछ लोग इसको मिक्स कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के साथ भी, लेकिन उसने बता दिया है कि उसको बच्चा हाइड्रोपिक है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में आपको ना कोई क्राइसिस बताए जाते हैं, जिन क्राइसिस बताए जाते हैं, जिन क्राइसिस पे फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सिकल सेल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियल वॉल ऑफ इशियोरेक्टल फोसा। अच्छा ये जो इशियोरेक्टल फोसा है गायनी के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पिक्चर भी मैं अभी शेयर करती हूँ। अच्छा इसमें उन्होंने पूछा है कि मीडियल वॉल कौन बना रहा है, ठीक है। मीडियल वॉल जो है वो लेवेटर एनआई बना रहा है, ठीक है। आपको ये ट्रायंगुलर शेप जो इशियोरेक्टल फोसा है ये आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, ठीक है। अब इसकी जो मीडियल वॉल है वो बना रहा है लेवेटर एनआई, लेटरल वॉल बना रहा है ऑब्चुरेटर इंटरनस, और इसके लेटरली हमारे पास प्रूडेंटल नर्व्स और प्रूडेंटल वेसल्स भी पड़ी होती हैं, ठीक है। बाकी फिर ये सारा ग्लूटियस मैक्सिमस और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और उसने ये फिर आपको इसमें बता भी दिया है कि पोस्टीरियर वॉल सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कर रहा है, ग्लूटियस मैक्सिमस कर रहा है, बेस स्किन बना रहा है, एपिक्स जो है वो ऑब्चुरेटर इंटरनस और लेवेटर एनआई के दोनों के मिलने से जो है इसकी ये एपिक्स बन रही है, ठीक है। ये इसकी एपिक्स जो है वो ऑब्चुरेटर इंटरनस और लेवेटर एनआई के मिलने से इसकी ये एपिक्स बन रही है, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ देखिए कंटेंट्स भी बताए हुए जो ये आपको पता होने चाहिए सारे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 30 ईयर पेशेंट इज़ ऑन हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है और प्रेजेंटेड विद इंक्रीज बिलिरुबिन विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब इन्होंने ना हमें यहाँ पे बताया नहीं है कि ये फीमेल है कि मेल है, वैसे तो फीमेल्स में ही मिथाइल डोपा दिया जाता है मोस्टली प्रेगनेंसी में, ठीक है, लेकिन उसने बस पेशेंट का वर्ड यूज़ किया है। अच्छा अब इसमें यह है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किस किस के क्या क्या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मिथाइल डोपा जो होता है वो हेपेटोटॉक्सिक होता है, ठीक है, इसलिए अगर आपको ये पता होगा ये हेपेटोटॉक्सिक है तो ही आप बिलिरुबिन के लिखे जाने पे इसको सिलेक्ट करेंगे मिथाइल डोपा। प्रोपेनोलोल जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अगर जो बंदे प्रोपेनोलोल ले रहे होते हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिक के अटैक्स आते हैं अक्सर, क्योंकि ये इंसुलिन की इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद आता है लेब्यूटालॉल, लेब्यूटालॉल डिजीनेस करता है, हाइड्रोलाजीन जो है वो टैकीकार्डिया करता है। उसके बाद आता है फ्रॉम ड्यूडिनम डेफिशिएंसी एंटीरोपेप्टाइडेज विल अफेक्ट। अच्छा एंटीरोपेप्टाइडेज इज़ नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। अगर हमने एंटीरोपेप्टाइडेज काट दिया तो ट्रिप्सिनोजिन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जो कि ड्यूडिनम के ब्रश बॉर्डर में होता है, ठीक है, और जेजिनम में भी होता है ये, ठीक है। और एंटीरोकाइनेज और एंटीरोपेप्टाइडेज दोनों का सेम ही नाम है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके इन स्किन एलर्जी विच सेल इंक्रीज इन ब्लड। ऑब्वियसली अब एलर्जी का वर्ड क्यों है तो आपको ये तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी जहाँ एलर्जी है वहाँ इयोसिनोफिल्स होंगे, ठीक है। एलर्जी और पैरासाइट्स जहाँ पे भी होंगे इयोसिनोफिल रेज्ड होंगे,